अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। हम सब का पाकिस्तान, ये वो महफ़िल है जहां आज हम आपके सामने मौजूद कि जहां हम ये बात करेंगे कि आज़ादी है क्या, आज़ादी का मकसद। जब हमने 1947 में ये ख़ित्ता ज़मीन हासिल किया था तो क्या था, हम क्यों एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर अपने आप को आज़ाद समझते हुए बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं कि शायद जहाँ पर हमारे हाथ, हमारी ज़बान, हमारा जहन जकड़ा हुआ महसूस होता है। बात सिर्फ इतनी सी है, सादा सी है कि वो मनाजिल जो हमारे बड़ों ने तय की थी, उन मनाजिल के हुसूल में क्या अभी भी कुछ वक्त बाकी है। मेरे साथ जो आज शख्सियात मौजूद हैं वो अपने अपने शोबे में इतनी ज़्यादा कहिए कि इस्टेब्लिश्ड हैं, अकम्पलिश्ड हैं कि मैं तो शायद उनसे इंसाफ ना कर पाऊँ उनके इंट्रोडक्शन में। तो मैं मेरी साथी जो है उनसे मुल्तमस हूँ कि सबका तारुफ कराएं। बिल्कुल, मैं ज़रूर तारुफ करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यूज़ वन की तरफ से, हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप सबको बहुत मुबारक हो आज का दिन 14 अगस्त जो कि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अंसार बनी साहब हैं, इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार हैं, और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, साबिक़ सदर शोबा उर्दू जामिया कराची हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, मुहक्किक, तारीख़ दान, क़ायद-ए-आज़म एकेडमी के सरबराह हैं। जबकि मेरे दूसरी जानिब हारिस नवाज़ साहब ब्रिगेडियर बैठे हुए हैं, और महमूद शाम साहब हैं, मुसन्निफ़ हैं और सहाफ़ी हैं। आप सभी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। यकीनन जो हमारे व्यूवर हैं वो आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बात मैंने इब्तिदा में की थी कि सब माशाल्लाह अपने अपनी फील्ड्स के माहिरीन में शामिल होते हैं। मैं ख्वाजा साहब से अगर सवाल करना चाहूँ, ख्वाजा साहब पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि क्या 14 अगस्त हर साल रिवायती तौर पे ही मनाई जानी चाहिए? पहला सवाल तो मैं आपसे करूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, 14 अगस्त तो रिवायती तौर पर यकीनन मनाना पड़ी, क्योंकि हमारा ये मुल्क इस तारीख को कायम हुआ था जी। और ये अजीब बात है कि क़ायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में 14 अगस्त जब आया तो क़ायद-ए-आज़म वहाँ ज़ियारत में थे, बीमार थे, तो उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी 14 अगस्त मनाया था और बहुत बड़े पैमाने पे मनाया था वो 14 अगस्त। अच्छा, तो ये 14 अगस्त मनाने का मकसद ये होता है कि हम अपने आप को जहाँ उस जिद्दोजहद से जो हमारे असलाफ ने की थी इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, उससे हम अपने आप को न सिर्फ जोड़ें बल्कि उस जज्बे को अपने अंदर महसूस करें। अच्छा ख्वाजा साहब, कता कलामी अगर मैं करूँ, ज़रा नाजरीन को ये भी बताइए, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को, कि आज़ादी तो हमें हासिल हुई 14 और 15 की रात को, तो हम फिर 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, 15 क्यों नहीं मनाते? ये सवाल बड़ा वो है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहला 14 अगस्त जो यौम आज़ादी था वो हमने 15 अगस्त को ही मनाया था, और उसके बाद हमने ये तय किया कि सब हमें एक दिन, चूँकि भारत यकीनी तौर पर हमारा हरीफ है बहुत बड़ा, हम उससे एक दिन पहले बनाएंगे अपनी आज़ादी का, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म का ये बार बार क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि मेरी इस जद्दोजहद के नतीजे में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं कायम होगा बल्कि भारत भी आज़ाद होगा। तो हम पहले आज़ाद हुए, इसलिए हमने अपने को 14 अगस्त इसको कर लिया। ये अलग बात है कि 14 अगस्त से कई चीज़ें ऐसी तारीख़ी तौर पर रिलेट कर जाती हैं। जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 2 औलादें, एक पाकिस्तान और दूसरी दीना जिन्ना। दीना जिन्ना 14 अगस्त 1919 को पैदा हुई और पाकिस्तान जो एक हमारे साथ भी हमारे मेहमान मौजूद है जो कि 14 अगस्त को ही इस दुनिया में तशरीफ लाए, और सारी कौम हाँ, हम सब की तरफ से भी बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि हम एक जोश और जज्बे के साथ, एक वलवले के साथ हम यौम आज़ादी मनाते हैं, और ख़ास तौर पे हारिस साहब, जब हम सुबह की जो परेड होती है उसको देखते हैं तो वो एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही जोश और वलवला पैदा हो जाता है पूरी कौम में। एक
تاثر پھیل جاتا ہے, ایک اثر پھیل جاتا ہے. دیکھیں اسی لیے بتایا جاتا ہے اپنے نئے لوگوں کو, بچوں کو, ینگ لوگوں کو کہ پاکستان بنانے کی کیا اہمیت ہے. اور پھر اس میں مسلح افواج کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں دکھائی جاتی ہے کتنی اسٹرینتھ ہمارے پاس ہے, وہ دکھاتے ہیں. پھر چاروں صوبوں کو آپ دکھاتے ہیں, آپ کے ڈفرینٹ فلوٹس بنتے ہیں. دس شوز کہ پاکستان جو ہے وہ صوبے نہیں بلکہ ٹوٹل ایک پاکستان, جس میں پنجابی, بلوچی, سندھی سب دے آر ون پاکستانی. اور خاص طور پہ اس میں آپ دیکھیں پھر ہم مائنورٹیز کو اس میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو پھر ہمارے تو فلیگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وائٹ فلیگ ہے ہی اسی لیے. اور قائد نے اسپیشلی کہا تھا, اور ابھی بھی پاکستان میں آپ دیکھیں میرے نہیں خیال سندھ کراچی میں کتنے کرسچن بھائی ہیں ہمارے, ہندو ہیں, سکھ ہیں, اینڈ وی نیور فیل کہ دے آر کوئی مائنورٹی میں, فیل کہ دے آر جسٹ پاکستانی. تو یہ ایک جو ابھی آہستہ آہستہ اس کو ڈفرینسز ڈالے جا رہے ہیں, وہ میرے خیال میں آج کے دنوں میں یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ جو قائد اعظم نے پاکستان چاہا تھا, جن کا خواب تھا, ہمیں وہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. اور مسلح افواج تو اس میں بہت زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ہمارے ریجمنٹ میں بہت اچھے فنکشنز ہوتے ہیں, وہاں پہ انفارمیشن روم میں بنائی جاتی ہیں, تقاریر ہوتی ہیں, پاکستان کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ولولہ ینگ ٹروپس میں پتہ چلے کہ کیا اہمیت ہے. ایک بہت اچھا میسج بھی دیا جاتا ہے. پھر بڑا کھانا کیا جاتا ہے جس سے سب بیٹھ کے آفیسرز ٹروپ سب بیٹھتے ہیں, وہ تو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, یہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یوم کہ آزادی ہے کیا. آج آپ جموں کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں کیا آزادی ہوتی ہے, روہنگا کے مسلمانوں سے پوچھیں کیا آزادی ہوتی ہے. یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو پھر کرتے ہیں خدا کا شکر, اور جتنا بھی ہم شکر ادا کریں بابا قوم کا جس طریقے سے انہوں نے محنت کی. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر 1 سال 2 سال قائد اعظم اور زندہ رہ جاتے اللہ نے زندگی دی ہوتی تو کشمیر ہمارے پاس ہوتا. وہ ہمیشہ کہتے تھے کشمیر از ان مائی پاکٹ, دیز ور ہز ورڈس, ہی واز سو کلیئر اباؤٹ اٹ, کشمیر ہمارے پاس ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا, اور پھر ہی واز ان ویل. اگر وہ 1-2 سال اور ڈیلے کرتے تو ہو سکتا ہے اگر وہ ان کی زندگی نہ ہوتی تو پاکستان کا مشکل بننا ہو جاتا. سو بہت ہسٹوریکل چیزیں ہیں جس کے اندر آ جاتی ہیں. بٹ آئی تھنک اور مسلح افواج جو ہیں یہ پاکستان کو ہر لحاظ سے مضبوط رکھتی ہیں. ان کا ایک ایم ہی یہی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور ملٹری از اے سمبل آف فیڈریشن. فوج اسٹرانگ ہے تو پاکستان اسٹرانگ ہے. یہ اس لحاظ سے بھی 14 اگست ہماری آرمی کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. شام صاحب آپ کی طرف آؤں گی, جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے اس نقطے پہ کہ جو فرمایا آپ نے کہ جو خواب تھا اسلاف نے جو دیکھا تھا 1757 سے لے کے 1947 تک کا جو یہ 200 سال کا تقریباً سفر ہے, ہم اس میں بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے بھولتے بھی چلے گئے. ہم ٹوٹیلٹی میں چیزوں کو لے کے آگے نہیں بڑھے, شاید نئی نسل کو ہم نے اپنی میراث منتقل نہیں کی. ڈسکنیکٹ سا نظر آتا ہے آج کل لوگوں میں, تاریخ میں. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تاریخ میں زندہ رہنا بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ حالات میں کیا کیا غلطیاں ہیں جو ٹھیک کی جا سکیں. کہ میں تو مایوس نہیں ہوں. 14 اگست تو میرا خیال ایک ایسا دن ہے اور اس دن سارے نوجوان ہی آپ کو نظر آتے ہیں موٹر سائیکلز پہ, گلیوں پہ, ہر شہر میں. یہاں سی ویو پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور ادھر یہ ایسا دن ہے کہ یہ صرف 14 اگست سب کا دن ہوتا ہے. لیکن یقین کریں شام صاحب میرا اپنا بھی یہی دل چاہتا ہے خوب شور مچایا جائے, ہنگامہ کیا جائے. اچھا, اور ایک ہی جھنڈا ہوتا ہے سب کے ہاتھ میں, بالکل صحیح, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں. تو میرا خیال ہے وہ اس دن نوجوان آزادی کا ایک جو اصل مفہوم ہے, سبسٹنس ہے, اس کو منا رہے ہوتے ہیں. باقی یہ جو ہے کہ ہم قائد اعظم کا پاکستان بنا سکے یا نہیں بنا سکے, اس کے بہت سے اسباب ہیں. سب سے پہلا تو آپ ایک دیکھیں گے جو سیکیورٹی ہے کہ ہندوستان نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا, اور پہلے دن سے ہی انہوں نے ایسی سازشیں اور وہ شروع کر رکھی تھیں. آپ کے جو اسیٹس تھے ان کو دینے میں ہوا, فوج کے جو اسیٹس تقسیم کرنے میں, انڈسٹریز کے, وہ سب پہلے شروع سے ہی انہوں نے کیا. پھر ہمارے جو آقا تھے انہوں نے بھی اس وقت بہت سی سازشیں, کشمیر ہے کہ جاتے ہوئے وہ ایسا اس طرح سے کر گئے. پھر وہ جو تھا ہمارا باؤنڈری کی تقسیم کے آخری دن گرداسپور کو اس میں شامل کر دیا گیا. تو یہ آپ کے پہلے سے, اور ہمیں اس قوم کی جفا کشی اور صبر کی تعریف کرنی چاہیے کہ اتنے نامساعد حالات کے باوجود کتنے عالمیہ ہیں جو ہمیں, اس طرح بھی حضرت قائد اعظم کا ذکر کیا کہ آپ کو پہلے سال ہی اپنے باپ کے
इंतकाल का सदमा बर्दाश्त करना पड़ जाए जिस कौम को। उसके बाद फिर कायदे मिल्लत लियाकत अली खान 3 साल बाद उनका शहादत हो जाती है। तो इसके बावजूद इस कौम ने जिस तरह से एक हासिल की है अफगानी पर, ख़ास तौर पे आप ये देखें जो एटमी कुव्वत आप बने हैं, वो भी तो एक मिसाल है ना कि हमने तमाम तर मुश्किलात, गुर्बत, उसके बावजूद बिल्कुल जितने भी मसाइल हमने फेस किए, जितने भी चैलेंजेस हमने फेस किए, उनके साथ हमने एक मुकाम हासिल किया, दुनिया के सामने एक बहुत अच्छा इमेज अपना पेश किया। बिल्कुल हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, मज़ीद भी जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, ख़ास तौर पे नौजवानों के हवाले से भी, वो बिल्कुल आपसे बात करेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से। हम सब पाकिस्तान हैं। मैं डॉक्टर शादाब एहसान जानिब आना चाहूँगी, सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जो अभी तक हमने गुफ्तगू की है, और अंसार बनी साहब आप भी इसमें ज़रूर अपना इनपुट दीजिएगा कि जहाँ तक अभी हम पहुँचे, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप सदर रह चुके हैं शोबा उर्दू के, उर्दू को भी बड़ा हमने तोअन और करहन जो है अपने ऊपर मुसल्लत किया एक तरह से। दिल नहीं चाहता शायद बहुत सारे लोगों का उर्दू में बात करें। दूसरी जानिब अंसार बनी साहब, जो अभी इकाइयों की बात हो रही थी, वो इकाइयाँ अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उन इकाइयों में भी अगर थोड़ा सा कहीं हम नाराज़गी देखते हैं, चपकलिश देखते हैं, तो उसकी भी शायद बहुत सी वजूहात होते हुए हम इंसानी लेवल पे तो एक दूसरे के साथ एक्ट और इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये जवाब थोड़ी सी देर में दीजिएगा। पहले डॉक्टर साहब आप फरमाइए। जब उर्दू की हम बात करते हैं तो उर्दू का आगाज़ जो हुआ है वो तासुबात मिटाने से हुआ है। यानी आप ये देखिए कि उर्दू की बात जब हम करते हैं, उर्दू सिंध से निकली है, उर्दू पंजाब से निकली है, उर्दू हरियाणी से निकली है, उर्दू दक्कन से निकली है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो हम ये देखते हैं कि ये ज़बान जो है तमाम इलाकों का कल्चर, सकाफ़त लेकर आगे बढ़ रही है, और ये सब की है ज़बान। और ये सिर्फ हम ये आज कहते हैं कि उर्दू स्पीकिंग, दिल्ली की एक ज़माना था कि ज़बान उर्दू नहीं थी, लखनऊ की ज़बान उर्दू नहीं थी, पूर्वी थी, और वहाँ हरियाणी बोली जाती थी। तो ये जो तासुबात मिटाने के लिए एक ज़बान आई थी, आज हम उससे तासुबात पैदा कर रहे हैं। एक तो बात ये है, और इस ज़बान का ताल्लुक़ पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और ये कहा जाता है कि भाई 2 कौमी नज़रिए में उर्दू भी थी। अच्छा, मैं इससे बात करने से कबल एक बात और कर लूँ कि मेरे पेश नज़र जो है वो दीगर ममालिक की जो आज़ादियाँ हैं उन पर बात करता हुआ मैं अगर चलूँ, तो अब मैंने देखा कि ये जो अमेरिका आज़ाद हो रहा है, 1770 में जॉन ट्रम्बुल जो है वो नज़्म लिख रहा है, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ब्रिटिश नैरेटिव को यकसर रद्द करते हैं। अब हमारे यहाँ मिल्टन पैदा होगा, हमारे यहाँ शेक्सपियर पैदा होगा। ठीक। अच्छा, वो अमेरिकन नैरेटिव, ज़बान का मामला क्या है? हाकिमों की ज़बान भी अंग्रेज़ी है और ग़ुलामों की ज़बान भी अंग्रेज़ी है। तो आपने देखा कि ये जो नैरेटिव है ये बुनियादी चीज़ है। उस नैरेटिव को रद्द करने के बाद एक डायरेक्शन जो मिली अमेरिका को, अमेरिका सुपर पावर हुआ, और आज जो है हम कहते हैं भाई ये तो ब्रिटिश अंग्रेज़ी बोल रहा है, ये तो इसको तो अमेरिकन इंग्लिश नहीं आती, तो अमेरिकन इंग्लिश तक हो गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारा जो मुल्क जब आज़ादी हासिल की, हमने आज़ादी के बाद क्या ब्रिटिश नैरेटिव को जो है रद्द कर दिया था? हमने नहीं किया, हमने रद्द, और आज तक हम उसी की वजह से मिल्ली बयानिया जो है हमारा, वो वतन का बयानिया नहीं हो सका। वतनी बयानिया अगर आज हम पाकिस्तान पर मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे तो यकीन जानिएगा कि मेरे मुंह में खाक, ये जो पाकिस्तानी बयानिया ना होने की वजह से ईस्ट पाकिस्तान हमारा गया है। अगर वो बयानिया होता तो 4 घंटे की मसाफत पर ढाका था, और आप ये देखिए 14 घंटे की मसाफत पर है अलास्का न्यूयॉर्क से, और उनका कल्चर भी मुख्तलिफ है, ज़बान भी मुख्तलिफ है, सब कुछ मुख्तलिफ है, वो नहीं रह सकते। लेकिन रह किस बुनियाद पर हैं? अमेरिकन नैरेटिव की वजह से। ये जो हमारा जो ढाका गया है, दोनों तरफ पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं था, इसमें बंगाली ज़बान वबान का कोई चक्कर नहीं है। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी नैरेटिव जो है वो कैसे ला सकते हैं और कैसे आ सकता है। नॉर्मली यही देखने में आता है, बहुत सारे एक तो इंग्लिश के जो अल्फाज हैं वो उर्दू में
اردو تو ویسے ہی لشکری زبان ہے. نہیں نہیں لشکری نہیں ہے بھائی. اچھا ہاں یہ اپنا ایک قبیلہ ہے اس کا. یہ لشکر ٹھیک ہے. اس کے معنی دیکھیے قازقی زبان کا لفظ ہے یہ جو ٹرکش میں آیا اور اس کے معنی جو ہیں لشکر کے ہیں. لفظ کے معنی لشکر کے ہیں اور اس سے ہم نے یہ عکس کر لیا کہ یہ لشکری ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے نا, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو غلط العام ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ جب سننے میں آتی ہیں تو وہ پھر ہم اسے صحیح سمجھنے لگتے ہیں. نارملی یہی دیکھا گیا ہے کہ انگلش کو ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے نا, جو انگلش بہت اچھی بول رہا ہے یا تو وہ بہت پڑھا لکھا مانا جائے گا. معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا, اس کو بھی تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت. اب میں اس پر بھی ذرا وضاحت کر دوں. جی ضرور. میں اسی لیے وضاحت یہ ہے کہ یہ 18 سینچری ہے جو ماڈرنائزیشن کی سینچری ہے, جب دنیا نے لاک کو اور آئزک نیوٹن کو ماننا شروع کیا. اور آئزک نیوٹن کی جو کتاب ہے پرنسپیا آف میتھمیٹکا 18 سینچری میں چھپی ہے, لیٹن میں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جن کا فرنٹ لائن کا سائنٹسٹ آئزک نیوٹن کو ہم کسی بھی سائنس کے حوالے سے نہیں نکال سکتے, نہ رد کر سکتے, اور وہ لیٹن میں پیدا ہو رہا ہے. اچھا ہمارا فرنٹ لائن کا, ہمارے ہاں تو انگریزی میں 1000 میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے اور ہم انگریزی کے گنگار ہیں, جبکہ ان کا فرنٹ لائن کا سائنٹسٹ لیٹن میں پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا ہم لیٹن کو ریپلیس کریں گے, ہے نا. اور وہ اس وقت انگریزی جو تھی وہ اس حال میں نہیں تھی. ہماری آج اردو اس سے کہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے. رائل سوسائٹی آف لندن کا سائنس میگزین بھی لیٹن میں نکلتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اگر ہم برنی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں, بڑی دیر سے اپنی سالگرہ کے سرور میں کھوئے ہوئے ہیں. برنی صاحب بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پوری قوم کو آزادی کا دن مبارک ہو. بالکل سر. لیکن میری آزادی کا دن تو 12 مہینے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جانتے ہیں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے. آپ کشمیر دیکھ رہی ہیں, آپ فلسطین دیکھ رہی ہیں, آپ روہنگیا دیکھ رہی ہیں, اور دنیا بھر میں بوزنیا کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جن کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے بات نہیں کرتے ہیں. تو میرے لیے تو پورا سال آزادی کا دن ہے, اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے مہینے میں عطا کیا جو رمضان کا مبارک ماہ تھا, اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت ہماری بابا قوم. اور میرے نزدیک جو آزادی کا دن ہے وہ پاکستان کے ہر بچے کے لیے ہے, وہ سندھی, پنجابی, پٹھان, بلوچ, مہاجر, شیعہ, سنی, وہابی, اہل حدیث, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, یہودی, جو اس ملک کے اولاد ہے, جو اس ماں کے بیٹے ہیں, جو اس دھرتی کی اولاد ہے, ان سب کو آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آزادی کی. اور میری خواہش یہی ہوگی کہ ہر بچے کو یہ سکھایا جائے کہ جیسے صبح اٹھ کے کلمہ طیبہ پڑھی جاتی ہے یا جس مذہب میں جو بھی پڑھا جاتا ہو, اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ صبح اٹھ کے پاکستان کے بارے میں بھی سوچے کہ اس کی سوچ روزانہ ڈیولپ ہوتی چلی جائے کہ میں بھی پاکستان ہوں, تم بھی پاکستان ہو. اور جس لمحے ہم اپنی اولاد کے اندر یہ سوچ پیدا کر دیں گے, میرا پوتا 3 سال کا جب وہ کہتا ہے پاکستان زندہ باد, تو خدا کی قسم میرے اندر ایک روح کے اندر کہ میرا پوتا 3 سال کا کہہ رہا ہے پاکستان زندہ باد, تو میں اس کا دادا ہو کے میں کیوں بھول رہا ہوں کہ پاکستان زندہ باد. تو وہ جو ایک تاریخ ہوتی ہے وہ آپ کو یاد کرانی پڑتی ہے, اور بچوں کو جب تک آپ یہ تعلیم نہیں دیں گے, آج تو آپ صبح اٹھ کے دیکھیے بچوں کو جو تعلیم ہوتی ہے, یا جو گھر میں ہماری ینگ بچیاں ہیں جو مارننگ شوز میں جو کچھ ہو رہا ہے, معذرت کے ساتھ, تو ہمیں ان سب چیزوں کے اندر پاکستانیت کو لانا ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ جب تک ڈیولپ نہیں ہوگی, اور آزادی کا بتانا ہے کہ دنیا میں آزادی کیسے لی جاتی ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے, اور پاکستان میں جو بھی مذاہب کے لوگ بستے ہیں ان کو یہ احساس دلانا ہے, اور آج ہم سب مل کے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تم اس مٹی کی اولاد ہو. ختم ہو گئی بات. یہ مذاہب ہمارے درمیان نہیں ہے, ہمارے درمیان اگر کچھ ہے وہ ہمارا اپنا پرسنل ان بٹوین می اینڈ آلمائٹی اللہ, لیکن جو ہمارا سب کچھ ہے ہم سب اس مٹی کی اولاد ہیں, اور جب ہم سب اس مٹی کی اولاد ہیں تو سب کے حقوق برابر ہیں. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح یہ بات ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کچھ طبقات میں کچھ بددلی سی دیکھتے ہیں. ایک بات تو یہ, اس کا جواب دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں مسائل ہیں وہاں وسائل ہونے کے باوجود ہماری ولنگنس نہیں ہے چیزوں کو ایڈریس کرنے کی. ہم چیزوں کو شاید تبدیل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो आपने कहा कि हम एक बददिली हमारे दरमियान है, ये बददिली है इसीलिए कि जब हम अपनी तारीख से जो हमारी है उससे आगाही हासिल करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसके मुताबिक हमारा कोई अमल भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम बददिल हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि कब वो लोग आएंगे जो हमें हमारी तारीख से जोड़ देंगे। तो वो लोग हमें चूँकि नज़र नहीं आ रहे मंजर पे, तो इसलिए ऐसा है। अच्छा, एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने जैसे अभी फरमाया था कश्मीर के हवाले से कि अगर कायद आज़म ज़िंदा रहते तो वो कश्मीर का इशू भी हल कर लेते। बिलाशुबा ऐसा ही होता। और मैं कहता हूँ उन्होंने ज़िंदगी में भी जब कश्मीर पर भारत ने फ़ौजें उतारी अपनी और वहाँ पर कब्ज़ा किया, तो उसके फ़ौरन बाद चूँकि हमारी फ़ौज का जो सरबरा था उस वक्त वो एक अंग्रेज़ था, जनरल ग्रेसी है, उसने हमें बिट्रे किया बुनियादी तौर पर। जब कायदे आज़म ने कहा कि फ़ौजें उतार दो तो उसने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता, और उसने जनरल ऑकनलेक जो था उस वक्त सुप्रीम कमांडर, उससे उसने राब्ता कायम किया, जिसकी वजह से वो नहीं। लेकिन जनरल ऑकनलेक ने भी फिर भी एक रास्ता पैदा किया था कि जवाहरलाल नेहरू और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दोनों लाहौर में, ये 18 या 19 अक्टूबर 1947 की बात, तो वो दोनों बैठे और इस मसले को हल करें आपस में। लेकिन हुआ क्या, जैसा कि भारत के हुक्मरानों का हमेशा से रवैया रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरों का रवैया रहा, वो कभी भी किसी बात पर कायम नहीं रहते। बिल्कुल ख्वाजा रज़ी साहब, बड़ी माजरत कता कलामी की, जो पाकिस्तानियत है हमें हर शोबे में उसको उजागर करना होगा, और आज जो हम दिन मना रहे हैं वो भी हम इसी हवाले से बना रहे हैं, अपनी वतन परस्ती का इजहार कर रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ चाह रहा है, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हम सबका पाकिस्तान 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे, बहुत अपने शोबे में माहिर यहाँ पे हमारे मेहमान मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखे हुए हैं। ख्वाजा रज़ी हैदर साहब से ब्रेक से पहले कुछ बात हो रही थी, आपकी गुफ्तगू मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि लाहौर में ये तय हुआ था कि कायदे आज़म और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान बात होगी, और ये फौरी तौर पर कश्मीर में फौजें जब भारत ने उतारी उसके बाद, लेकिन नेहरू ने बीमारी का बहाना करके उन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से वो वहीं का वहीं दब गया मामला। मैं आप ये अर्ज़ करूं कि कश्मीर जो है उसे भारत कहता है कि हमारा अटूट अंग है, लेकिन वो असल में अटूट अंग हमारा है। उसकी वजह है बुनियादी ये कि चौधरी रहमत अली जो खालिक़े इसमें पाकिस्तान है, उन्होंने जब पाकिस्तान का नाम रखा था तो इसमें पाकिस्तान में काफ जो है वो कश्मीर का की नुमाइंदगी करता है। तो हमारा अटूट अंग है कश्मीर, इसलिए अगर हमारा दावा है कश्मीर के हवाले से कोई, तो वो ज्यादा जायज है, ज्यादा भारत, इंडिया या ना सवाल ही हिंदुस्तान में कहीं कश्मीर का तस्करा नहीं है। ज्यादा आबादी का भी तो मामला है ना, मुसलमानों की अक्सरियत है, 84% मुसलमानों की अक्सरियत है ना भाई, मुसलमानों की अक्सरियत थी। अच्छा, इसी बात को मैं हारिस साहब आपकी तरफ लेके आना चाहती हूँ कि मुझे जो एक फीलिंग है इस पूरे मामले में वो ये है कि क्या कश्मीर का मामला सिर्फ मुसलमानों का मामला है या ये इंसानी हुकूक का मामला है, लेकिन चूँकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं इसलिए उनके हुकूक की पामाली है। थोड़ी सी अगर इसमें हम वजाहत कर पाएँ तो शायद जो बात हम बहुत हद तक दुनिया के सामने बावर कराने में नाकाम से नज़र आते हैं, गालिबन उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। देखें, ह्यूमन राइट्स मीन्स इट डजंट मीन कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, एग्जैक्टली जो मेजॉरिटी में है उसका राइट है टू वोट एंड प्लेबिसाइट, राइट। और यही जेनेवा कन्वेंशन में भी है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जहाँ भी आप ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यही बात करती हैं। वहाँ ये नहीं देखते कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है या क्रिश्चियन का हो रहा है या सिख का हो रहा है। इट इज़ जेनोसाइड ऑफ ह्यूमैनिटी बेसिकली है, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है। और यही एक वो हरी सिंह जो राजा थे उन्होंने यही एक उस वक्त हिलाक किया था, फिर भी कंडीशन ये लगा दी थी कि जी इसका हिलाक इंडिया से नहीं होगा 370 में और 35A में, और वो ऐसे ही रहेगा और जब तक ये प्लेबिसाइड नहीं होता। और फिर इंडिया 1948 में आपको याद है इंडियन वेंट टू यूनाइटेड नेशंस जाके, जब पाकिस्तान अबाउट टू इंग्रेस कैप्चर कर लें तो उस वक्त उन्होंने करके पीछे कर लिया। तो एक तो ये बड़ा क्लियर बात है, इसलिए हम बात करते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे बात की है कि कश्मीर की, कि कश्मीर हमारे
पाकिस्तान के वर्ड में है, फिर कश्मीर हमारी नेशनल थिंकिंग, नेशनल एम, ऑब्जेक्टिव में है कि कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम तो इसको क्लियर लेते हैं। और इसके लिए हर अभी आज आर्म फोर्सेस ने आपके सामने कल जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा जी कि हम किसी हद तक जाएंगे कश्मीर की आज़ादी को सपोर्ट करने के लिए, और इस पे कोई नेशनल इशू पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होता। लेकिन यही एक आइडेंटिटी होती है कि आप अपने एक वाई पाकिस्तान, मैंने सियाचिन यूनिट कमांड की है बर्फानी इलाके में 18,000 फुट के ऊपर, बट यू डोंट गिव एन इंच टू एनीवन, इट्स मदरलैंड। जैसे आप मदर की हिफाजत करते हैं ऐसे आप मदरलैंड की करते हैं, उसके लिए कुछ भी हो जाए तो ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाता, और यही वजह है। और फिर सेकंड ये कि आर्म फोर्सेस इंडिया ने पाकिस्तान को, जैसे सब ने कहा कि एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, तो क्यों एक्सेप्ट, अब क्यों नहीं पाकिस्तान में अटैक करते? बिकॉज दे नो इट कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन डिफेंड ईच एन इंच ऑफ द एरिया। आपको अटैक करने के लिए पाकिस्तान के में भी रिसोर्सेज ना हो उस तरह के जो होने चाहिए, बट डिफेंस के लिए वी आर मच केपेबल, इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो इसलिए जिस दिन इंडिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान आर्मी इज वीक, दे विल नॉट वेस्ट अ डे और अ मिनट टू कम टू पाकिस्तान। एक तो हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए इस बात। अभी तो वो कंफर्म है कि अभी हमारा कोई हमारी दाल नहीं गलने वाली ना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स, फिर हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर है कि इंडिया एंड एयर फोर्स, ये एक अच्छी बात है कि उन्हें ये रियलाइज है और वो अभी तक रुके हुए हैं। आपके सामने उसने कहा, ये नरेंद्र मोदी ने, अगर हमारे पास राइफल जहाज होते तो हम पाकिस्तान में ये कर देते। बिल्कुल, वो तो अपनी कमजोरियों पे भी तो पर्दा डालना है ना उन्होंने। महमूद शाम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आज़ादी के साथ ये दिफाई इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के दौर में माशी इस्तेहकाम भी बहुत अहमियत रखता है। मैं तो हमेशा कश्मीर के सिलसिले में चाइना की मिसाल दी कि उन्होंने हांगकांग को कभी मसला हांगकांग नहीं बनाया, अपने आप को मजबूत किया, खुद जो है उसकी, और वहाँ भी ब्रिटिशर ही थे कि उन्हें छोड़ना पड़ा, उसकी इनकी झोली में आ गिरा। तो हमसे जो एक गलती कोताही हुई है कि हम माशी तौर पर कमज़ोर होते चले गए, और इस वक्त ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हमारी माशी मुश्किलात हैं। इसीलिए इस वक्त को मेरे ख्याल में मोदी ने चुना है कि इस वक्त हम अपने खल्फशार में हैं तो वो एक काम कर गुजरें। लेकिन जिस तरह हम दिफाई तौर पे मजबूत हैं, इसी तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक माशी तौर पे भी हम हों, क्योंकि ज़ाहिर है जब अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं और आपको कहीं जंग की पोजीशन में भी जाना पड़ता है, तो फिर आपके माशी हालात होने चाहिए ऐसे कि आप सस्टेन कर सकें इसको। ठीक है, मैं आप ही की जी फरमाइए। आलमी बरादरी को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये वो मोदी है जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, जिसको अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया, ब्रिटानिया ने भी, दोनों ने इनकार कर दिया था। और उस डिक्लेयर्ड टेररिस्ट से आप कह रहे हैं कि बात करेंगे? एक दहशतगर्द से फलस्तीन में आपने क्या किया, इराक में आपने क्या किया, अफगानिस्तान में आपने क्या किया, दीगर मुल्कों में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप दहशतगर्द से बात करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि बात फिर उसकी ज़बान में की जाए ताकि उसको समझ भी आए। अच्छा, बर्नी साहब जी फरमाइए। और देखिए, हिंदू मेंटालिटी जो है ना वो ये है कि जितना आप उनसे नरम बात करेंगे, जितना आराम से बात करेंगे, वो आप पे चढ़ाई करेगा। जितना उसके सर पे डंडा मारेंगे ना, वो आपके पाँव राम राम करेगा, पाँव पकड़ेगा। ये मेंटालिटी है हिंदू, इसलिए दे नीड दिस ट्रीटमेंट। इस अलमिये पर भी गौर करें कि आलमी बरादरी जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत और हुकूक का मसला होता है, वहाँ उनके सारे रवैये बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। इंडोनेशिया का कौन सा जजीरा जिनको उन्होंने वहाँ आज़ादी दिलवा दी, उनको आज़ादी मेजॉरिटी थी वहाँ पर। और कश्मीर, अच्छा, इससे पहले जो लीबिया में, इराक में, इनमें जो कुछ किया गया कि मुसलमानों को ऐसा कमज़ोर किया गया कि वो अब नहीं, वो आपकी वाली बात सही है ना कि जब आपके घर में अगर कमजोरी है तो फिर आप दूसरे से आंखों में आंखें डाल के शायद यूं भी ले लीजिए ना कि अगर मुसलमान कहीं इन्वॉल्व है किसी दहशतगर्दी में, हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन जब आप इस्लाम की बात कर देते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द, लेकिन जब आपके यहाँ से कोई दहशतगर्दी करता है तो मैंने नहीं देखा कि क्रिश्चियन दहशतगर्द या यहूदी दहशतगर्द या हिंदू
हिंदू दहशतगर्द, वो कहते हैं वो डिप्रेस था, साइको था, वो साइको, वो सारे बिल्कुल, साइको हैं। तो फिर आप ये माने कि आप सब वही साइको हैं, टेंशन में। तो हमारा साथ दीजिए जो हम साइको नहीं हैं, और जो हम ईमान की बात करते हैं, जो हम इंसानी हुकूक की, इंसानी अजमत व वक़ार की बात करते हैं, तो फिर आप हमारे साथ खड़े होइए। इस वक्त आलमी बिरादरी को, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, मैंने कल एक लेटर भेजा है यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि मैं 3 साल एज ए एक्सपर्ट एडवाइज़र ऑन ह्यूमन राइट्स काम कर चुका हूँ जेनीवा में। तो मैंने उनको यही कहा है कि ये जो जेनोसाइड हो रही है कश्मीर के अंदर, हम इस पे खामोश क्यों हैं? हमें इस पे एहतजाज करना चाहिए, हमें इस पे दुनिया को जगाना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो क्यों खामोशी है? और अगर खामोशी है तो फिर हमें तो हक पहुंचता है ना एहतजाज करने का, और वो फिर हम करेंगे। ठीक है, मैं आपकी जी बात ये है, आप ही की बात, और डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल कर लूं, फिर आप उसको जरूर कनेक्ट कर लीजिए। जरा समय जी जी आगे बढ़ा दें कीजिएगा, इनकी बात जरूर कीजिएगा। कि मुसलमानों के हवाले से जब ये बात करते हैं तो हमारे खित्ते में बहुत ओपियम का जिक्र होता है कि भाई पोस्ट की काश्त फलाना, और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है गाजीपुर में है, यानी हिंदुस्तान में गंगा के किनारे, और उसी की वजह से 1839 में ओपियम वार लड़ी गई चाइना से। एग्जैक्टली। और क्या है, ये खित्ता जो है दहशतगर्द है, वो पुरअमन खित्ता है। अच्छा, इसी बात पे मैं चाह रही थी कि आप सब भी चाहें रोशनी डालिए। शाम साहब ने कहा कि जब आपका घर कमज़ोर है, आपके अंदरूनी मसाइल हैं, ख़ासतौर पे माशी मसाइल, तो आपको कमज़ोरी थोड़ी सी आपके अंदर आ जाती है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, और ये सब कहते भी हैं, जानते भी हैं, कि जैसे बर्नी साहब ने फरमाया मफादात की लड़ाई है, मफादात की दोस्ती है। तो इस पूरी पिक्चर में रहते हुए, इस पूरे अरीना में रहते हुए, हम पाकिस्तानी बयानिए की तरफ कैसे आएंगे? कौन सी यूनाइटिंग फैक्टर्स और पॉइंट्स बनेंगे कि हम कहें जी हम एक कौम है? भाई देखिए, अब मैं अर्ज करूँ आपसे जी फरमाइए कि ये जो आपका फिनलैंड है दुनिया में, यानी एजुकेशन में नंबर 1 है, ऐसे ही। अच्छा, बड़ा एक्सपोर्टर है। अच्छा, जिस कौम के पास अच्छा नैरेटिव बमाने मौक़िफ़ के नहीं है, अच्छा नरेटर से नैरेटिव है कि मतलब है कहानी लिखने वाला, हाँ। नरेटर, और नैरेटिव जो है यानी किरदार हो गए कि अगर नैरेटिव होगा तो खित्ता भी होगा, कहानी भी होगी, यानी एक तशख़्ख़ुस का मामला हो गया नैरेटिव से। जब पाकिस्तानी बयानी की हम बात करते हैं तो दरअसल पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस की बात करते हैं। अच्छा, इसी नुक्ते पे, क्योंकि अहम नुक्ता है, तो ब्रेक के बाद ज़्यादा बेहतर कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, चलते हैं इस वक्त ब्रेक की जानिब। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। यौम आज़ादी पाकिस्तान आप सबको मुबारक, हम सब पाकिस्तान है। डॉक्टर शादाब एहसानी की जानिब दोबारा रुजू करना चाहूँगी, क्योंकि बात ज़रा पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन ये भी आपको आगाह करें नाज़रीन कि ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब की कुछ मसरूफियात थी, तो वो अब हमारे साथ आगे वाले सेगमेंट्स में मौजूद नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे जो मैंने सवाल पूछा था, ये बयानिया बनेगा कैसे? ये बयानिया बने, देखें, पहले तो ये जहन में रख लीजिए, जिस कौम का अपना बयानिया नहीं होता वो उसके डार्क एजेस होते हैं, और तकसीम दर तकसीम में मुब्तला होती है वो कौम। जो हमारे पास वो सारे आसार वही हैं। तो और पाकिस्तान जब बनेगा तो पहले तो आप ये समझ लें कि मैं आपको बताऊं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। ये जो ग़िज़ाएँ होती हैं, ये बर्नी साहब भी इसको कहेंगे, ग़िज़ाएँ, आपका रहन सहन, ये सब जो है क्लाइमेट पर डिपेंड करता है इन्हें सारे इसका। अब हम क्या कर रहे हैं, रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन अमेरिकन स्टाइल में रहते हैं, तो विटामिन डी की कमी हो गई है इस खित्ते में जनाब। यानी यहाँ और सारे मौसम है यहाँ पर, और अगर हम नेचुरल अंदाज से रह रहे थे तो इस खित्ते में कहीं विटामिन डी कम नहीं था, कभी था जनाब। अच्छा, फिर हम जो है ये फास्ट फूड खा रहे हैं, ये क्लाइमेट से जुड़ी हुई ग़िज़ाएँ नहीं है हमारे पास, हमें कुछ और तरह की बीमारियां शुरू हो गई हैं अब। हाँ, कैंसर आ गया। तो अब ये सारी चीज़ें, तो हमें पाकिस्तान बनना, अगर रहना है कि भाई पाकिस्तानी होना है, तो हमें पहले तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। अपने रहन सहन पर तवज्जो, अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो, ये करना, और मिलावट का बाइकाट कर देना चाहिए। सही है। ये कराची जैसा शहर जिसके अंदर दूध जो है, यानी इतना तो सप्लाई भी नहीं हो सकता, इतने तो बाड़े भी नहीं हैं, ये दूध कहाँ से आ रहा है इतना है? चूल्हे के तो डब्बे से। मसनूई दूध है ना। सही बात। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले
हुकूमत स्टेप करे कि मिलावट को सजाए मौत दे दी जाए। यानी मिलावट का मतलब क्या है कि आप लोगों को मार रहे हैं। सही बात, सही है ना? उसमें ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं क्या? यही है। अच्छा, फिर एक और बात ज़हन में रखिएगा, जो कौमें इम्पोर्टर होती हैं, यानी जो जिनका अपना बयानिया नहीं होता, नैरेटिव नहीं होता, वो इम्पोर्टर होते हैं, एक्सपोर्टर नहीं हो सकते। ठीक है, उनकी मईशत हमेशा ख़राब रहेगी जिनके पास अपना नैरेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये एक बुनियादी सी बात हो गई। अच्छा, जब हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी जो है, बेशतर इकोनॉमी क्या है, अनडॉक्यूमेंट है। यानी ये, और अब बहुत ही माजरत के साथ अगर हम बड़े बड़े कारोबारी हल्के देखें और सब देखें, मैं निशानदेही नहीं करते हुए कह रहा हूँ, तो आपको ब्लैक मनी के अंबार लगे हुए नजर आएंगे, दुरुस्त, या नहीं आएंगे? ठीक है। तो ठीक अब है। जब जहाँ पर बिल्कुल। कारोबार मेरिट पर ना हो, जहाँ पर मतलब कहने का आपका कारोबार और ये जो सारे मसाइल बिजनेस आप बिल्कुल सही एक्टिविटीज कह रहे हैं, तिजारत बिल्कुल सही में कह नहीं रहे हैं। हो, तो ठीक है। वहाँ क्या होगा मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सूरत हाल। जी जी हाँ, बिल्कुल, आप अपनी बात। मैं जो समझ पाया कि सन 47 से पहले एक कौम थी जो एक मुमलिकत की तलाश में थी, एक जिंदा कौम थी जो एक मुमलिकत की तलाश में थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में मुमलिकत मिल गई। अब कौम कहाँ है? आज वो माँ, वो धरती अपने बच्चों को चीख चीख के पुकार रही है और उसको नज़र नहीं आ रहा कि उसके बच्चे कहाँ हैं। उनको दुश्मनों ने बांट दिया है। तो आप दुश्मनों की चालों से बच के एक जिंदा कौम बन के इस वतन के साथ, इस माँ के साथ एक दफ़ा फिर खड़े हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत, अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी कुव्वत हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आपने देखा कि हमने उन लोगों को भी रहा कराया जो हमारे दुश्मन थे, लेकिन जब उनकी सज़ा पूरी हो गई, उनका कानून उनको इजाज़त देता है, हमने उन्हें भी रहा कराया। लेकिन दुनिया में ऐसा हमें नज़र नहीं आया। तो मेरे मुल्क में इंसानी अजमत व वक़ार की कदर है। प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं, वो दुश्मन क्रिएट करता है और आपको कभी सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, सराइकी और इसमें लड़ा देता है, कभी शिया सुन। आपको एक जिंदा कौम बनना है, एक माँ की औलाद। जिस दिन आप इस माँ की औलाद बन गए, दुनिया की कोई ताकत आपको मैली निगाह से नहीं देख सकती। बन्नी साहब ने जो फरमाया कि माँ की औलाद, तो वो पुत्र बाप का भी तो बनना चाहिए। मुझे ये बताइए रजी साहब। देखिए, जो बनी साहब ने अभी बात की है, ये तो मैं फिर कायद आज़म की तरफ जाऊंगा। कायद आज़म की मुताद्दिद तकारीर ऐसी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि तुम में ना कोई पंजाबी है, ना पठान है, ना बलोच है, ना महाजिर है, ना सिंधी है, कोई नहीं, तुम अब पाकिस्तानी हो। बार बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हो। और बात बुनियादी है कि हम पाकिस्तानी नहीं रहे, हम सूबाई अज़ियतें जो थी उनसे मुंसलिक हो गए और उनको को रिप्रेजेंट करने लगे, या कर दिया गया हमें। तो इसलिए ये हमारी सूरत हाल है। जहाँ तक कि शादाब एहसानी साहब ने जो कहा मिलावट के हवाले से, तो 11 अगस्त 1947 की कायद आज़म की तकरीर पढ़ के देख लीजिए, तो उसमें इब्तिदा वो बात तो बहुत बाद में जाकर कही है उन्होंने कि कोई हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, और तो ये तो आखिर में जाकर कहा। शुरू में जो बातें की हैं वो बातें आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहा मिलावट सबसे बड़ा जहर है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी सबसे बड़ा भाई पूरे सूरह माऊन जो है आपके यहाँ, और जिसने युतमा का हक मारा, मसाकीन को खाना नहीं खिलाया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, उसकी नमाजें उसके मुंह पे मार दी जाएं। ये वाज़ेह ऐलान है। तो ये कायद आज़म ने भी अपनी तकरीर में उसमें कहा ये सब कुछ। लेकिन हुआ क्या, हम आज मिलावट सबसे ज्यादा, बल्कि हम मिलावट ज्यादा कौम हो गए। क्योंकि हमने उस बुराई को बुराई नहीं समझा, बुराई को नहीं समझा। असल जो बुनियादी बात है वो हम बुराई को जब तक बुराई नहीं समझेंगे उसे कैसे खत्म करेंगे। क्यों शाम साहब, इत्तेफाक करेंगे आप? फिर ये कहें कि हमारे यहाँ लीडरशिप का क्राइसिस रहा है जी, लीडरशिप तो अच्छा शाह साहब, इससे पहले कि आप लीडरशिप पे आए, मैं इसी में एक ज़िम्नी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान में 1947 के बाद वो हालात पैदा हो गए थे कि कोई लीडर पैदा होता यहाँ पर? ये देखिए, वो जो शुरू में ही जिस तरह हमें ये फ्यूडलिज्म और ये जागीरदारी रियासतें वगैरह ख़त्म करना चाहिए थी, वो नहीं की गई, तो वही सरदार जागीरदार गालिब होते चले गए, आपके पार्लियामेंट पे वो गालिब हो गए। उसके बाद फिर आप में ये सूबाई असबियतें पैदा की गई। अच्छा, फिर जब आदमी गैर महफूज समझता है अपने आप को, वो फिर कहीं ना कहीं पनाह ढूंढता है, कभी वो सूबाइयत में ढूंढेगा, कभी फ़िरका वारियत में ढूंढेगा। आज भी अफसोस की बात है कि आपको एज ए पाकिस्तानी
सर्वाइव नहीं कर सकते आप। एज सिंधी कर सकते हैं, एज पंजाबी कर सकते हैं, तो ये एक हमारा अलमिया है। हम एक दूसरे के लहजे से अंदाजा लगाते हैं कि यार ये पंजाबी तो नहीं होगा, ये सिंधी तो नहीं होगा, ये हमारा ये आलम हो गया, जबकि हम जानते हैं कि हम सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी, सब हैं मेरिट और पाकिस्तानी बिल्कुल होना ये चाहिए। मेरिट पर आपका होना चाहिए, और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए सारे दानिश्वरों को, मीडिया को, कि ये एक चीज़ पैदा की जाए कि आप अपने आप को पाकिस्तानी की हैसियत से पहले महफूज पाकिस्तानी। समझें, पहले और करें तो पाकिस्तानी। आपको ये अच्छा शाम साहब, और आप सबके लिए सवाल है, कहा जाता है कि जनाब क्योंकि आप फेडरल स्टेट हैं, फेडरलिज्म आपकी बुनियाद है, फिर आपने डेमोक्रेसी और बाय कैमरल लेजिस्लेटर पे भी जाना है, लेजिस्लेचर पे भी जाना है, तो यानी जो आपकी हियत है, जो आपकी साख्त है, उसी में असबियत की बुनियाद है। इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? आप चाहे डॉक्टर साहब या आप इसके लिए जी, देखिए शाम इलेक्शन साहब। कमीशन को हाँ। आपको मजबूत करना चाहिए। ठीक है, आपके आइन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि आप किसी सूबे के नाम पर, अक़लियत के नाम पर, या किसी बिरादरी के नाम पर पार्टी बना सकें। ठीक है, लेकिन बन रही हैं पार्टियां और वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेती हैं, तो आपके होना ही चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तानी होना उसके लिए काफ़ी है, और वो कोई भी पार्टी में शामिल हो सकता है। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं अपनी जिसमें बहुत टोटलिटी से में लोग आइन नहीं को शामिल। नाफिज होना चाहिए असल में। वो चूंकि नहीं है नाफिज, इस वजह से ये अच्छा, सारी इसके सारी बाद खराबी। दूसरा जो मेरा हमेशा एक तजुर्बा रहा है कि सियासी पार्टियां मुनज़्ज़म नहीं हैं, बिल्कुल कि पूरे पाकिस्तान में उनकी शाखें नहीं हैं। आप कोई पंजाब में अक्सरियत रखता है, कोई सिंध में है, तो दूसरे इलाकों में वो किसी न किसी से इत्तेहाद करता है, इलाकाई पार्टी से। फिर इलाकाई पार्टी अपनी शराइत उनसे मनवाती हैं। जब भी क्राइसिस होता है, जैसे अभी सेनेट का हुआ या उससे पहले, तो उसमें वो अपनी शराइत मनवाती हैं, और उसके बाद फिर आपका सारा जो ये वफाकियत भी ख़त्म हो जाती है, सब हो जाती है, भी वजारत मिल जाती है। जी जी, एक सीट पे भी वजारत मिल अच्छा, जाती है। मैंने ये समझा सियासी जो सरगर्मियां हैं ये बड़ा मैटर देखिए, करती हैं। सियासी सरगर्मियां इन तो तमाम चीज़ों जरूरी पे। हैं मुल्क और कौम के बिल्कुल। लिए, जमहूरियत जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पे धब्बा बना दिया गया है। ठीक है। आप देखिए कि इस वक्त मुल्क और कौम को कश्मीर के हवाले से जरूरत है, असेंबली में क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये आपने फिर कल हम शिकायत करते हैं कि ये क्या हो गया, हम खुद तो गड़ा खोदते हैं, हाँ। और फिर जब उसमें दफन हो जाते हैं तो हम फातिया भी खुद ही पढ़ रहे होते हैं कि ये क्या हो असेंबलीज गया। में तो ऐसी कंडीशन थी जैसे कि वो आए ही लड़ने देखिए, के लिए। इख्तिलाफ आपका हक बिल्कुल। है, आप इख्तिलाफ करें, जिससे भी इख्तिलाफ है आप इख्तिलाफ करें, खुल के करें। ठीक है। मगर जब कौम की बात आ गई, आज तो मुल्क एक की हो बात जाना हो गई, चाहिए हमें, तो आप बिल्कुल। सबको इकट्ठा बिल्कुल। असेंबली में दाखिल होना चाहिए था सही। कि हम जिंदा कौम है, सही। और ये ताकत का जब मैसेज जाता जी, तो वही सब कुछ होता, बहुत कुछ होता। बहुत कुछ होता, बहुत। मैंने ये समझा जी। कि दुनिया की जितनी जमहूरियतें हैं जी जी, कहीं पे भी लगा लें, अगर जिस कौम के पास अपना नैरेटिव नहीं है वो जमहूरियत डिक्टेटरशिप में बदल गई है। सही, और कहीं की भी लगा लें आप, बिल्कुल। समझ गए आप। अभी आप देखते हैं ब्रेक्जिट पर जो ये सारे मसाइल होते हैं, कितनी सहूलत से सारे मसले हल हो जाते हैं बरतानिया के। लेकिन हमारे यहाँ- चर्चल से पहले लगा लीजिए आप, जब भी कुछ अरसा जमहूरियत थी, वो लेकिन हमारे डिक्टेटरशिप थी, यहाँ नैरेटिव नहीं था उनके पास। जो चीज़ है वो छोटी सी भी चीज़ होती है, वो कभी हल होने की तरफ नहीं वो नहीं जाती। हो सकती ना, बिल्कुल, क्योंकि जरूर नुमाइंदगी इस नहीं हो पर रही है। बात अब करेंगे। आपके पंजाब की पार्लियामेंट में जो एमपीएस के जो तनख्वाहें बढ़ती हैं वो 100% से भी ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ जो बढ़ती है मुलाजमीन की वो 5% बढ़ती है। ठीक है। तो ये नुमाइंदे तो ना हुए, तो ये जी। बताइए ना अब ये कौन खिदमतगार तो हुए? नहीं नहीं, हुए, कौम लेकिन के खादिम तो देखें, नहीं एक हुए। चीज़ नहीं, पे तो बिल्कुल। मुत्तहिद हो जाते हैं वो। हाँ, अब ये देखिए इत्तेहाद की ना, अलामत। तो ठीक है। ये पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं है इन लोगों के पास। बहुत अच्छी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, और यकीनन बहुत अच्छा हमारे नाजरीन को भी बहुत कुछ वो भी गेन कर रहे होंगे, हम भी बहुत कुछ यहाँ आप सबसे सीख रहे हैं। इसको जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम सबका पाकिस्तान, और यकीनन पाकिस्तान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। हम पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम बलोची, सिंधी, पंजाबी जो भी हों वो हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले?
मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, देखिए अगर जमहूरियत भी आएगी जी। तो आपने देखा, वरना मैकियावेली के अलावा कुछ नहीं होगा, प्रिंस ही रहेगा बस यहाँ पर, ठीक दी जी प्रिंस। महमूद शाम साहब। सही है ना? देखिए जो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि हम पहले पाकिस्तानी हैं बाद में, तो इसमें ज़रा करना चाहिए कि यहाँ जब पाकिस्तान बना है इसमें जो इकाइयाँ शामिल हुई उनकी अपनी सदियाँ थीं जी जी बिल्कुल ठीक। और अपने एक पूरी तारीख थी, तो इसलिए उसका भी हमें पास रखना है। बिल्कुल। और फिर जो एक कौमें जिस तरह बनती हैं उसमें हमसे बहुत सी गैप है, खामियां हुई हैं, जिससे बाज़ इकाइयाँ नाराज़ भी होती हैं ठीक बात है। और वो समझते हैं कि हमने उन पर अपनी राय मसल- है। अच्छा शाम साहब, ये बड़ी आपने जो इस वक्त इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इस वक्त इंट्रोड्यूस किया, इसी बात को ज़रा अगर दूसरी तरह से देखा जाए, कहने वाले ये भी कहते हैं कि चूंकि जिस खत्ते में पाकिस्तान बना रातों रात बन गया उनके लिए, तो शायद वो जो एक कोहेजन हो जानी चाहिए थी, इंटीग्रेशन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कहने वालों की ये बात कि उस नस्ल ने इतनी सख्ती तो झेली ही नहीं, बड़ी आसानी से मिल गई आज़ादी। नहीं, इस पे जी। मैंने काफ़ी काम किया है। अच्छा, ये बल्कि रज़ी हैदर साहब इसमें करेंगे कि इस खत्ते में जो अब पाकिस्तान है, जी उन खित्तों में जिन्हें पाकिस्तान में नहीं शामिल होना था वहाँ तहरीक पाकिस्तान चली। ज़्यादा शद्दोमत से चली। बिल्कुल। खुद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास, मजलिस आमला के दूसरे, वो भी वहाँ ज़्यादा होते रहे। कराची, कोयटा या और जगहों पे कम हुए। तो उसके बाद जो हमें होना चाहिए था कि इन इलाकों में उसको ज़्यादा मूवमेंट को चलाते ताकि ये उसको ओनरशिप में आते, ओन करते। उसके बजाय वो किन हालात थे जिसकी वजह से आपस में मुनाकशतें शुरू हो गई और बास को हमने गद्दार, जी जी बहुत सरहदी कुछ कहा। गांधी, बलोची गांधी, पता नहीं क्या 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 कहा। क्या कहते रहते तो अब मैं तो अभी कई दफ़ा लिखा है कि हमें असर 9 तहरीक पाकिस्तान चलाने की जरूरत। चलानी चाहिए। सही बात। आज 14 अगस्त है, तो ये है कि ये भी मौका है कि आप दूसरे उनकी जो शिकायतें हैं जिस वजह से वो महरूमी का एहसास होता है उनको दूर करें। और अब आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप वो कर सकते हैं। और अच्छा, हमें तो मिलते हैं बलोच नौजवानों से, सिंधी नौजवान, सब में एक जज्बा मौजूद है। कुछ कुव्वतें हैं जो ऐसे दूसरे नारे लगाती हैं, लेकिन उनको अगर आप अच्छी तरह मोहब्बत से बात करें तो वो बिल्कुल आपके इस पूरे शामिल हो सकते हैं। और एक फिर ये जो आपकी टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फ़ोन, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टिविटी है। इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये है कि हमें ये दोबारा इसको एक इन्वॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे। और देखिए, मीडिया हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन मीडिया वाहिद फोर्स है जो सारे पाकिस्तान में मौजूद है। सही बात। अगर आप कोशिश करें तो इंटीग्रिटी में सबसे ज़्यादा रोल मीडिया कर सकता है। और जिस तरह अभी बात हो रही थी कि कश्मीर के मौजू पे इन सबको इकट्ठा होना चाहिए था, तो क्या ही अच्छा हो जिस तरह आज 14 अगस्त है, 23 मार्च है, उस रोज ये सारे जो अपोजिशन और एक जगह खड़े होकर वो अपने आप को शो करें, तो इससे एक लोगों में भी जज्बा पैदा हो कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ एक दायरा ऐसा है जहाँ सब एक हैं। इसमें होता है कि खारजा पॉलिसी जिस तरह होती है, इसमें सबको एक होना चाहिए, उस पर कोई ये नहीं। यहाँ बहुत से बाहर भी जाते हैं दूसरे मुल्कों के, उनसे अगर आप सवाल करें वो कहेंगे जी इख्तलाफात हम अपनी सरजमीन पे तो करेंगे, यहाँ हम ऐसी बात नहीं करेंगे। तो हमारे बहुत से लीडर जो हैं बाहर जाकर भी उसी इख्तलाफात को उछालते हैं। सही है। इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है बनी साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं। जो बातें अब तक हुई, आप चूँकि फील्ड में हर वक्त रहते हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ हालात पहले की निस्बत, एक तो आगाही के हवाले से, दूसरा हुकूक के हुसूल में आसानी के हवाले से, और तीसरा कि जो सहूलत से काम आपने पहले किया या आप आजकल कर पाते हैं? देखिए, दो बातें हैं इसमें जी। जितनी आगाही हो रही है उतने मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको मैं आज़ादी तो दे रहा हूँ, लेकिन आपके शौहर को या आपके बेटे को या आपके भाई को आज़ादी के हवाले से मैं नहीं समझा रहा कि बहन की, बेटी की, बीवी की, माँ की आज़ादी का मतलब क्या है। और हमारे यहाँ मर्द की अपनी एक ताकत है, हम माने या ना माने मगर है। तो हम जो आज़ादी दे रहे हैं
उस आज़ादी में 2 हिस्से हो रहे हैं, एक मादर पिदर आज़ादी भी हो रही है और एक आज़ादी जो हक है, जो आपका माशरा, आपका मज़हब, आपका मुल्क, कंट्री आपको देती है, एक वो आज़ादी है। तो हम कहीं कहीं अपनी हुदूद से बाहर भी निकल जाते हैं, और जब हम अपनी हुदूद से बाहर निकलते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। अगर हम अपनी हुदूद में रहें, मसलन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता था। मेरी नानी नाना वो हिसार कर रहे होते थे कि मगरिब हो चुकी है, अभी तक नहीं आया। मेरी क्लास की उम्र से अगर 2 साल बड़ा मेरा दोस्त है या 2 साल छोटा है तो मेरी पिटाई होती थी कि इससे तुम्हारी क्या दोस्ती है। आज माँ बाप को पता ही नहीं। हमारे यहाँ हम 11 भाई बहन, ठीक है, कोई मुलाजिम नहीं था, माँ ने पाला, सब कुछ हुआ। आज आपके 2 बच्चे हैं, 4 मुलाजिम हैं, लेकिन वो माँ फिर भी थकी हुई है और उसको नहीं मालूम कि उसके बच्चे कहाँ पे हैं। सही है। तो हमें माँ पैदा करनी है, और जब माँ पैदा होगी तो कौम खुद बनती जी, जो नेपोलियन हमें ने कहा, एजुकेशन बेहतर करनी है। अगर एजुकेशन बेहतर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और ये जो पाकिस्तानियत और पाकिस्तान का मामला है, हमें ये तालीमी इदारों की तरफ जाना चाहिए। और तालीमी इदारे हमारे जो हैं, बस मत पूछिए, ये जो HEC ने जो है तबाह किया हुआ है। HEC क्या कर रही है? हमारा जो, जैसे अभी ये ख्वाजा साहब हैं, शाम साहब हैं, बन्नी साहब हैं, इनके ज़माने में उस्ताद नस्लें तैयार कर रहे थे ऐसे, और आज उस्ताद जो है अपने आप को तैयार कर रहा है ट्यूशन देने के लिए। हाँ, कि भाई मेरे इतने आर्टिकल हो जाएं, मेरी हो जाएं। अच्छा, वो जो नस्ल की तैयारी थी, क्योंकि HEC ने टीचिंग को वेटेज नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। वो सिर्फ ये कहता है कि अगर तुम्हें एसोसिएट बनना है तो 10 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। अच्छा, वो ये नहीं करा कि आप कैसे टीचर हैं और कैसे, सबके लिए एक है वो मामला। सही। तो अब ये जो सूरत हाल है, निसाब में हमें बेहतरी करनी चाहिए। हमने क्या कर लिया है, हमने ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज सिस्टम के हवाले करना शुरू कर दिया सब कुछ। अच्छा, उससे जो मसाइल आ रहे हैं, हमारा अदब पीछे चला गया। अब जो अदब है माशरे की तर्जुमानी करता है, लेकिन हमारे पास कारी है ना सामे है, क्योंकि अब ऐसा अदब लिखा जा रहा है जो माशरे की तर्जुमानी नहीं कर रहा है। ठीक है जी नाज़रीन, इसी नुक्ते पे वापस आएंगे जब ब्रेक से, तो मज़ीद थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। और चूँकि हम आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़रा गुफ्तगू को समेटते हुए बात ये करेंगे कि आगे का सफ़र सहल है या मुश्किल। जी नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। और जो हमारी आज की गुफ्तगू है उसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी महफिल चाय के बग़ैर अधूरी है। और मैं बात कर रही हूँ इस वक्त टपाल की, जो 1947 जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से आज तक अपने जो चाहने वाले हैं, चाय के शौकीन हैं, उनको मयारी चाय फराहम कर रहा है। ये चाय का जो ब्रांड यानी टपाल है, ये मुख्तलिफ़ ममालिक में भी है। तकरीबन 6 कॉन्टिनेंट्स जो हैं दुनिया में, उन तमाम जगह पर आप टपाल का फुटप्रिंट देखते हैं। इसके अलावा मयारी चाय अगर आपने पीनी है तो टपाल ही यकीनन है, क्योंकि टपाल की खुसूसियत यह है कि जो चाय की बेहतरीन पत्तियां हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है। मुख्तलिफ ब्लेंड्स जो हैं चाय के, चाहे वो ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो, उसमें इस क्वालिटी की जो पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये आपके घरों तक पहुंचती है ये चाय, डिब्बों में, ज़ाहिर है जार्स में, और आप इस गरम मशरूब से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो नाज़रीन, ये तो हमारी बात हो गई चाय की। अब अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाती हूँ। ख्वाजा साहब, आप फरमाइएगा, जो बात हमने अभी की थी कि अब ज़रा मुमकिनात की बात कर लेते हैं। क्या हो सकता है, ख़ास तौर पे जो कायद-ए-आज़म का विज़न है उस हवाले से, और सिर्फ कायद-ए-आज़म की हम बात ही करते हैं ज़्यादातर, जो उनके तमाम साथी थे उस वलवले और जोश के साथ, और होश के साथ भी, सिर्फ जोश के साथ नहीं, जिस तरह आगे बढ़े और अब हम अपने आप को कुछ रुका हुआ महसूस करते हैं। फरमाइए। देखिए, उसकी एक बुनियादी वजह तो यह है कि हमने कायद-ए-आज़म की जो तालीमात थी उन्हें नज़रअंदाज कर लिया। अब जैसे शादाब एहसानी साहब ने निसाब की बात की, तो आपके किसी निसाब में कायद-ए-आज़म की कोई तकरीर मौजूद है?
जो वो होना चाहिए ना, ताकि आपके मिलावट वाली तकरीर तो जरूर होनी चाहिए। बानिए पाकिस्तान सही बात है। उनकी तकरीरों से ना प्राइमरी में, ना सेकेंडरी में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी वो नहीं है। तो कायदे आज़म की जो तालीमात हैं, कायदे आज़म का जो विजन था पाकिस्तान के हवाले से, उससे जब तक आगाही नहीं होगी लोगों को, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कोई बड़ी वाज़ेह तब्दीली का नामुमकिन है। ठीक। एक बात और अर्ज कर दूं कि जैसे कायदे आज़म ने लाहौर में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि आप अपनी तारीख के साए में सांस लेते रहिए। तो हमने अपनी तारीख के साए में सांस लेना तर्क कर दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए कि बकौले शायर कि हम खाक हो चुके हैं, मगर उसकी याद से आता है अपने होने का कुछ एतबार से, हैं खाक हो गए हैं, लेकिन उनको याद कर लेते हैं तो अपना एतबार हमें नजर आने लगता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आइंदा किसी बड़ी तब्दीली के लिए, ऐसी तब्दीली के लिए जिससे हमारा तशक्कुस, कौमी तशक्कुस जो है वो वाज़े हो सके, हमें कायदे आज़म की तकारीर को, उनके बयानात को अपने यानी निसाब में भी शामिल करना चाहिए और अपने रोज़ शब का हिस्सा भी बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट है, मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना पैगाम या जो भी कुछ आप एक कौम को देना चाहते हैं वो ज़रूर आप एक मैसेज ज़रूर दीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि आपको अच्छा मुसलमान या हिंदू या सिख, ईसाई, यहूदी, वाटेवर, या एक अच्छा पाकिस्तानी या कोई और मुल्क का शहरी होने के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आपकी पहचान एक बेहतरीन इंसान की होनी चाहिए, और जब आपकी पहचान एक बेहतरीन इंसान की होगी तो आपको इंसानी अज़मत व वक़ार का भी एहसास होगा, इंसानियत का भी एहसास होगा, और वही कौमें ज़िंदा कहलाती हैं या वही कौमें तरक्की करती हैं जिनमें इंसान बसते हैं, जानवर नहीं। तो हमें जानवर नहीं बनना है, जानवरों को भी हमने ख्याल रखना है, दरख्तों का भी ख्याल रखना है, लेकिन जब तक आप बेहतरीन इंसान नहीं बनेंगे, और जब आप बेहतरीन इंसान बनेंगे तो आपको हर चीज़ का ख्याल होगा, अपने वतन का भी ख्याल होगा, अपनी मिट्टी का भी ख्याल होगा, आपका माहौल का भी ख्याल होगा। अदरवाइज़ फिर तो जानवर बन के आएँ और जानवर बन के चले जाएंगे। अल्लाह के आगे सुरखरू होना है तो एक बेहतरीन इंसान बनना है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। आप कुछ फरमाना चाहेंगे? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें जैसे मारूजी हालात हैं, पाकिस्तानी बयानिए की तरफ पलटना चाहिए और मिली बयानिए को वतनी बयानिए से जोड़ना चाहिए। और जब हम ये कर लेंगे तो फिर क्या होगा, एक हो जाओ तो खोई हुई अजमत मिल जाए, ये ज़मीं क्या है ज़माने की हुकूमत मिल जाए। ठीक है शाम साहब, कि आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेना आजकल मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। हमने कुछ ऐसे अपने क्या टैबूज़ और चीज़ें बना रखी हैं कि मेरी जो गलतियां हैं उसका इल्ज़ाम मैं कभी सियासतदान पर लगा देता हूं, कभी किसी इदारे पर। तो असल तो है कि मैं कितना अपनी जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो मैं किस हद तक पूरी कर रहा हूं। देखिए, मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने हुक्मरानों की आदतें तब्दील कर सकूं। सही बात है। तो मैं ये कहता हूं कभी आप अपने घर पे नज़र करें, वहाँ कोई हुक्मरान तो नहीं पैदा हो रहा है जो आप बुराइयां उनमें जिक्र करते हैं वो घर में देखें कि वो तो नहीं हो रही। और जो बच्चों की बात की, मैं हर इतवार को जो कॉलम लिख रहा हूँ उसमें ये कहता हूँ कि आज बच्चों से मिलने मिलाने का दिन है, बेटों बेटियों, पोतों पोतियों, नवासों नवासियों से, कि आप उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, क्या वो स्कूल में उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनके उस्ताद कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, कि आपको वक्त निकालना चाहिए उनसे तबादला ख्याल का। फिर आपको अंदाज़ा होगा, और बल्कि उनके स्कूल भी जाना चाहिए कि वहाँ किस किस्म का माहौल है और क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया कि वहाँ जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या वो सिंगापुर का, अपनी तारीख का आपको नहीं पता, लेकिन सिंगापुर की तारीख सब पता है, इल्म है। बहुत अच्छी तहकीक हो रही, पढ़ाई जा रही, सोशियोलॉजी वगैरह जो हम लोगों ने बाकी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी वो अब 9th उसमें पढ़ाई जा रही, अच्छी बात है। लेकिन अपने तारीख से, अपने जोग्राफिया से बहुत दूर है, उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ पाकिस्तान में कितने अजला हैं, कहाँ हैं, क्या है चीज़ें।
اچھا جو آپ کا سسٹم ہے وہ آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے، نہیں ہے. تو وہ جب ووٹ دینے جاتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پارلیمنٹ ہے یہ. تو یہ ہے کہ اپنے آپ بچوں سے جہاں جہاں آپ خود تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے اندر، اپنے فیملی میں یا اپنے ادارے میں، اپنے اسکول میں، وہ آپ کریں اور بڑے حکمرانوں کی فکر چھوڑ دیں. اپنے لیول پہ مطلب تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن یہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کالجز یا یونیورسٹی میں خاص طور پہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جب یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، جب وہ بچہ گریجویٹ ہو کے وہ فیلڈ میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کیا چیز ہے، میں نے تو یہ چیزیں پڑھی ہی نہیں ہے. بھائی افسوسناک بات جو آپ کی بات ہے نا، جی سائنس اس علم کو کہتے ہیں جو تجربے اور مشاہدے سے ثابت کیا جا سکے. جی ٹھیک. ہماری جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے لیول تک ہم وہ ایکوپمنٹ امپورٹ کرتے ہیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں ہوئے ہیں کہ یعنی جو تھیوریز ہیں یا پرنسپلز ہیں ان کی لیبس کے لیے ایکوپمنٹ بنا لیں. تو اب ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح نہیں دیکھ پاتے ان تھیوریز کو اپنے اطراف و اکناف میں جو کہ سائنس کا ہاتھ ہے. اسی لیے ہمارے پاس سائنسز کی بیس نہیں ہے، اور جہاں سوشل سائنسز بہتر نہیں ہوگا وہاں سائنس بہتر نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم اس کو اب بالکل ایک کوزے میں سمونے کی کوشش کریں تو نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے ایسے کام کرنے ابھی بھی باقی ہیں جی 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 کہ جن کے بارے میں ہمارا تصور تو ہے، واضح بھی ہوگا کافی حد تک، لیکن سمت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. روٹ لیول سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بنیادی ہی چیز اگر بنیاد ہی بگاڑ ہے، اگر کیڑا جو ہے وہ کسی پلانٹ میں جڑ میں لگا ہوا ہے تو اوپر دوائی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اس کی جڑ میں دوائی ڈالنی ہوگی، تب ہی ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں. جی رضی صاحب، آپ کیا میسج دیں گے؟ کیا اس موقع پر یہ جو آج یوم آزادی ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ ضرور میسج دیجیے. اگر نوجوان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں نہیں ضرور دیکھیں گے. بھائی نوجوانوں کے لیے اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کوئی پیغام نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اس بات کو راسخ کریں کہ اول پاکستان ہے اور آخر پاکستان. بالکل صحیح. میں یہ سب سے اور نوجوانوں سے میں بھی اگر آپ اجازت دیں. جی حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جس طرح قائد اعظم کی تقاریر پہ بات ہو رہی ہے تو یہ الگ الگ موضوع پر اگر آپ کتابچے کریں، ملاوٹ پر ہے، صوبائیت پر ہے، جو ان کی، اور میرے خیال کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے قائد اعظم کی تقاریر پہ یا نہیں ہو چکی ہے کہ وہ آج کے دور میں جو انہوں نے اس وقت پیپرز کا معاملہ ہے، اس وقت انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں میں تو وہ لکھتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں کہ ان چیزوں کی جن سے آج ہم گزر رہے ہیں ان کی ہر تقریر میں نشاندہی کی ہے. بالکل بالکل. وہ تمام جو نقطے آپ لوگوں نے سب نے اٹھائے اور جس پر گفتگو کی، یقیناً کہیں نہ کہیں وہ سنے بھی جائیں گے اور سن رہے ہوں گے لوگ، اور یقیناً عمل بھی ہوگا. ایک سوچ، بہرحال ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ایک سوچ پیدا کر دیں اپنے پلیٹ فارم سے، اور وہ ہم اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے اللہ